तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था ऐतिहासिक स्रोतों की रूपरेखा। तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें साहित्यिक, पुरातात्विक एवं विदेशी विवरण जैसे स्रोतों की आवश्यकता होती है और इन स्रोतों के अभाव में हम किसी भी इतिहास की प्रामाणिकता का दावा नहीं कर सकते हैं। तो आइए, हमें जो कुछ स्रोत मिले हैं उन स्रोत के माध्यम से हम इतिहास को किस प्रकार देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें जरूरत लगती है साहित्यिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्रोत। साहित्यिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्रोत, इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास को देखते हैं। और इन्हीं सभी इतिहासों के अभाव के कारण इतिहास की प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं कर पाते हैं। और इन सभी के लिए अपने कुछ एक विशिष्ट मानक, इन सभी के अपने कुछ एक विशिष्ट मानक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कालबोध, क्षेत्रबोध, कालबोध, क्षेत्रबोध, तथ्यों का ब्यौरा, कालबोध, क्षेत्रबोध, तथ्यों का ब्यौरा और इन्हीं ब्यौरों का विश्लेषण, और सबसे विशिष्ट बात यह है कि हमें इसमें देखना पड़ता है पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन। पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को हमने जो शुरुआती दौर में बांटा था उसी प्रकार से हम 3 भाग में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है और संभवतः इस काल को हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें भावचित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है और कुछ इसमें लिखे हुए साक्ष्य में मिलते हैं जिनको सही से पढ़ा नहीं गया है। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा ऐतिहासिक काल, तो 600 ईस्वी पूर्व के बाद के हम देखते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास इसी काल के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं ऐतिहासिक काल को। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, एवं ऐतिहासिक काल। ये तीनों टॉपिक हमारे हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। हम यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे, हम यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा सभ्यता का इतिहास जानने के लिए हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों की जरूरत पड़ती है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं साक्ष्यों के अंदर, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम देखते हैं सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, भवन, मूर्तियां आदि, और हम और चीजों को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत देखते हैं सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, भवन, मूर्तियां आदि, और इसके साथ हम और भी चीजों को जोड़ सकते हैं। और अभी हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों का, स्रोतों का विवरण। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है सिक्के। तो इनके अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं, सॉरी मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और आरंभिक सिक्कों पर तो हम कुछ
आरंभिक सिक्कों पर तो हम कुछ राजाओं के चित्र अंकित देखते हैं, कुछ राजाओं को देखते हैं, लेकिन बाद के सिक्कों पर हमें कुछ अंक लिखे हुए मिल जाते हैं, कुछ राज्यों के राज के प्रतीक चिन्ह मिल जाते हैं हमें। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन सिक्कों के आधार पर हमें बहुत सारे राजाओं के इतिहास, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके कालक्रम, उनके व्यापार वाणिज्य की समृद्धता का पता चलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सिक्कों को। इसमें राजाओं के इतिहास, कालक्रम, उनके व्यापार वाणिज्य और उनकी शासन व्यवस्था का कैसी थी, क्या था, इन सभी का हमें पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं मृदभांड। दूसरे नंबर पे आते हैं मृदभांड। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं मृदभांड। मृदभांड हम देखते हैं इसके अंतर्गत मिट्टी से बने घड़े, बर्तन, इसके अंतर्गत कटोरी, गिलास, इन सभी चीजों को हम ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को हम देखते हैं और जिनसे हमें विभिन्न संस्कृतियों, उनके कालक्रमों और साथ साथ चलने वाली संस्कृतियों को पता चलता है। और कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये किस कालक्रम की, किस संस्कृति के मृदभांड है। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर स्मारक। तो स्मारक किसी कला या संस्कृति पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो हम इस पे देखते हैं कला संस्कृति पर विशेष प्रभाव। और उसके बाद हम देखते हैं इसका निर्माण सामग्री, और इसकी विषय वस्तु, उस काल का ज्ञान, काल को बोध कराती है हमें। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरणतः हड़प्पा कालीन लोग सेलखेड़ी के पत्थरों एवं कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, तो उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम भवन। भवन के अंतर्गत देखते हैं हम भवन निर्माण से सबसे पहले तो लोक जीवन के घुमंतु से स्थायी होने का पता लगता है। उसके साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों ने स्थायी घर बनाना और वो खाद्य सामग्री का अधिशेष करना, पशुओं का पालन करना एवं स्थायी रूप से निवास करना सीख लिया था। ये भवन सबसे मुख्य रूप से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है इसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य में समृद्धि को देख सकते हैं हम इसमें। व्यापार वाणिज्य की समृद्धि, स्थायी निवास, व्यापार वाणिज्य की समृद्धि, स्थायी निवास, नगर योजना, हड़प्पा की, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कुछ शुंग वंश को सब बौद्धों का संहार कहते हैं। लेकिन सांची स्तूप का बनवाना और बरगूद का निर्माण करवाना, ये हम शुंग वंश में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को इसमें देखते हैं। उसके बाद एक मुख्य टॉपिक आता है हमारा, हम यहाँ देखेंगे अभिलेख। तो अभिलेख हमें देखते हैं मंदिरों की दीवारों, प्रस्तरों, खंड, ताम्र पत्रों पर, पत्थरों पर, और ऐसी बहुत सारी जगह हम देखते हैं जहाँ कुछ हमें पत्थरों पर या ताम्र पत्रों सभी चीजों पर खुदी हुई कुछ आकृतियां मिलती हैं, कुछ शब्द मिलते हैं, उनको हम अभिलेख की श्रेणी में लेते हैं। और समय के साथ इनमें भाषा बदलाव का में न करते हुए इन्हें लेखन में प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल पर हम देखते हैं अशोक के समय एकाश्म पत्थर पर बनाए गए अभिलेख को हम एकाश्म सभ्यता के रूप में देखते हैं। और साथ ही हम अशोक के समय में एकाश्म पत्थर को हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं एकाश्म पत्थर और अशोक के समय में एकाश्म पत्थर को देखते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त के समय में महरौली स्तंभ लेख,
ये लोह कला का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं लोह कला का एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख शासक और अभिलेख और दक्षिण में नेतृत्व अभाव। ठीक है, तो एक बार हम इस पूरी रूपरेखा को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्रोतों की जरूरत पड़ती है और इसके कुछ मानक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कालबोध, एक काल का बोध, क्षेत्र का बोध होना जरूरी है, तथ्यों का ब्यौरा होना चाहिए, तथ्यों का उचित विश्लेषण होना चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में हम वापस इतिहास को डिवाइड करते हैं और इन्हीं काल क्रमों के अंतर्गत हम फिर स्त्रोतों को देखते हैं। तो हमें पुरातात्विक स्त्रोत, साहित्यिक स्त्रोत एवं विदेशी विवरण की हमें जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले टॉपिक को ध्यान देखते हैं पुरातात्विक स्त्रोत। पुरातात्विक स्त्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, भवन, मूर्तियां आदि को। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिक्के। तो सिक्कों से हमें किसी संस्कृति के इतिहास, उसके कालक्रम और उसकी अर्थव्यवस्था का पता चलता है। हम देखते हैं व्यापार उसके किस प्रकार का, उस संस्कृति का व्यापार था, उस संस्कृति का किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इन सभी चीजों को हम सिक्कों के रूप में हम देख सकते हैं। सिक्कों से मतलब कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मृदभांड। तो मृदभांड में हम देखते हैं मिट्टी से बने घड़े, बर्तन, गिलास, कटोरी जैसी बहुत सारी चीजें होते हैं, इनको मृदभांड की श्रेणी में लेते हैं। और इन मृदभांड की श्रेणी से इनकी समांतर चलने वाली सभ्यताओं का भी हमें ज्ञान होता है। साथ ही ये पता चलता है कि ये सभ्यताएं किस समय, किस काल की हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्मारक। स्मारक में हम देखते हैं कि स्मारक का किसी भी सभ्यता पर एक विशेष प्रभाव रहता है। उस काल की निर्माण सामग्री और विषय वस्तु से हमें पता चलता है कि आखिर उस समय की सभ्यता किस स्तर तक की रही है, उसमें कैसा शासन प्रबंध रहा है, कैसी सामाजिक स्थिति रही है, कैसी आर्थिक स्थिति रही है और वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसके बाद और विशेष रूप से स्मारक हमें उस समय उस सभ्यता के काल का बोध कराती है। उसके बाद देखते हैं हम भवन निर्माण को हम देखते हैं। भवन निर्माण से हमें पता चलता है कि उस समय का व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार से था, व्यापार वाणिज्य की समृद्धि को हम इसमें देखते हैं भवन निर्माण के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं हम स्थायी निवास को। स्थायी निवास के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस समय के लोग यदि भवन निर्माण करने लग गए थे तो संभवतः वो स्थायी निवासी हो गए होंगे। उसके बाद उनकी नगर योजना हम देखते हैं भवन निर्माण के आगे के क्रम में कि हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना को देखते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी समृद्ध सभ्यता थी और किस प्रकार की नगर नियोजन की व्यवस्था वहां पर की गई थी और इसकी साक्ष्य है ये हमारी हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद हम कहीं कहीं देखते हैं कि शुंग वंश को बौद्धों का संहारक कहा जाता है, लेकिन शुंग वंश को बौद्धों का संहारक कहा जाता है, इस बात को हम देखते हैं। लेकिन हम कार्बन डेटिंग विधि से इन स्त्रोतों के माध्यम से पता लगाते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में ही उस सांची के स्तूप को बनवाना, भूरभूति स्तूप का बनवाना, इस बात को बिल्कुल अलग ही सिद्ध करता है। उसके बाद हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख में हम देखते हैं एकाश्म पत्थर अशोक के समय का देखते हैं, चंद्रगुप्त का मेहरौली का लौह स्तंभ देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम दक्षिण भारत में नेतृत्व का अभाव, क्योंकि हम देखते हैं उस समय में दक्षिण भारत में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव रहा होगा। तभी वहां पर जैसे मौर्य साम्राज्य एवं दूसरे जहां जो उत्तर भारत में ऊपर केंद्रीय सत्ता का जो प्रभाव रहा है, वैसा प्रभाव हमें नीचे के दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलता है। तो हम अभिलेख का विवरण कल के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। जैसे हम देखते हैं हाथी गुम्फा, जूनागढ़, गिरनार अभिलेख एवं उसके साथ ही ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एहोल अभिलेख, जैसे सभी अभिलेख हैं। तो कल के वीडियो में हम अभिलेखों का विवरण देखेंगे।